सो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। अब पहले हम 1815 पे क्या हुआ, 1815 के बाद क्या हुआ, वो सब हम पढ़ के आए हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद 1830 से लेकर 1848 के बीच में क्या हुआ। ठीक है। सो ऐसे एज वाइज आप ऐसे ग्रुप्स बना के पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा कि 1815 के पहले क्या हुआ था, 1815 के बाद क्या हुआ था, फिर 1830 से लेकर 48 तक क्या हुआ था। ऐसे करके अपने नोट्स बनाने हैं आपको। सो एज कंजर्वेटिव रेजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। जो कंजर्वेटिव थे और रिवोल्यूशनरीज थे वो आपने पहले पढ़ा। तो जो कंजर्वेटिव थे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि अपनी जो पावर है वो उसको कंसोलिडेट करें, उसको बना के रखें। एंड लिबरलिज्म एंड नेशनलिस्ट जो आए थे, नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। ये आप पहले पढ़ चुके हो कि अब रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था बहुत सारे रीजन्स में यूरोप में, जो कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को चाहते थे कि वो हो, लिबर्टी मिले उनको। कहाँ कहाँ पर हो रहा था? इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स में, प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है। ये आपकी बुक में जो मैप है उसमें आप ये सारी कंट्रीज़ देखोगे, जो जो नाम लिखे हुए हैं उसको मार्क करोगे। तो दीज रिवोल्यूशंस, जितने भी रिवोल्यूशंस हुए थे, वर लेड बाय द, किसके थ्रू हुए थे? लिबरल नेशनलिस्ट, जो कि किससे बिलोंग करते थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट। ये हमने बहुत पहले कुछ एक दो पार्ट्स पहले पढ़ा था कि अभी मिडिल क्लास वाले जो थे वो प्रोफेशनल्स बन गए थे, एजुकेटेड थे। अब वो इस तरह से ऊपर आ रहे थे एजुकेशन के बाद, अपने अपने इंडस्ट्रियलिज़म के थ्रू अब वो रिवोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है। तो अब वो ऊपर आना चाहते थे। तो ये जो रिवोल्यूशंस थे वो बेसिकली मिडिल क्लास एलाइट, जो अपर मिडिल क्लास है, उन एजुकेटेड वन है, प्रोफेशंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास, ये सब ऊपर आ रहे थे। अब द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। ठीक है। तो जुलाई 30 में क्या हुआ? द बॉर्न किंग हु हैड बीन रीस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 के बाद जो आए थे पावर में कंजर्वेटिव्स के थ्रू, कौन थे वो? बॉर्बन। अब उसको बाहर कर दिया गया, किसके थ्रू? लिबरल रिवोल्यूशनरीज के थ्रू। एंड उन्होंने क्या इंस्टॉल किया? अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। अब उन्होंने क्या किया? जो रिवोल्यूशनरीज थे, लिबरल रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था वो इंस्टॉल किया। जस्ट अ सेकेंड। So when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है कि ये किसने बोला था। मैटरनिश ने बोला था ये। क्या? इसके अगर फ्रांस में कुछ भी होता है, स्नीज़ का मतलब ऐसा चीज़ होती है, इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस में कुछ भी होती है, छोटी मोटी चीज़ भी होती है, तो वो उससे क्या किसको हो जाता है? पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, मतलब पूरे यूरोप पे फ़र्क पड़ जाता है। तो फ्रांस में कुछ भी हो, फ़र्क पूरे यूरोप पे पड़ता है। सो द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो जो जुलाई के रिवोल्यूशन से, उसकी वजह से ब्रुसेल में क्या हुआ? ब्रुसेल में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रेक होके अलग होने लगा। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. इसको भी आप अंडरलाइन करोगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मोबिलाइज नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट जो फ्रीडम चाहते थे, उनकी जो फीलिंग थी किसके अंदर? अमंग एजुकेटेड एलाइट, जो एजुकेटेड लोग थे पूरे यूरोप में, वो क्या था? वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसकी वजह से क्या हुआ? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अब ये क्या था? ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस पहले किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का था 15th सेंचुरी से, सिंस 15th सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर आपके वर्ल्ड मैप, आपकी जो मैप है इस चैप्टर के, उसमें बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको ऑटोमन एम्पायर। तो उसी के अंदर था पहले ग्रीस। सो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821। 1821 में ग्रीक के जो लोग थे ना, उनके अंदर भी रिवोल्यूशन जागा और उन्होंने बोला हमें यहाँ पर इससे बाहर निकलना है। किससे? नीदरलैंड से। सो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम, नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में, उनको और ग्रीक के लोगों से सपोर्ट मिला
और जो बाहर भी रह रहे थे उनसे भी सपोर्ट मिला, और वेस्ट यूरोपियन के लोगों से भी मिला, ठीक है, जो कि ग्रीक कल्चर से बिलोंग करते थे, तो सब ने उनका साथ दिया। पोएट, आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो वहाँ पे मुस्लिम एम्पायर था, वो सब चाहते थे कि हमें उससे उससे बचना है, उससे बच के बाहर जाना है यहाँ से, अपनी ग्रीस जो है वो अपनी अलग बनानी है, क्योंकि वहाँ पे जितने पोएट्स आर्टिस्ट थे वो सब, उनकी एक कल्चर वहाँ पे मेंटेन था, इसलिए वो अपना एक ग्रीस अलग बनाना चाहते थे। तो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड, जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, किसके लिए? वॉर में फ़ाइट करने के लिए, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई एक फीवर से 1824 में। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके MCQ में। 3.1 इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब इसका मतलब क्या है? ये एक फीलिंग है, किसके लिए? नेशन के लिए। अब नेशन से प्यार करने को बोला गया है रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेशनलिज्म सिर्फ किससे नहीं आता? वॉर से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब अपने कंट्री के बाहर आप जो बॉर्डर्स के बाहर भी जो कंट्रीज़ है, स्टेट्स हैं, उनको जीतते जाओ और अपना एक्सपैंड कर लो, सिर्फ इससे नेशनलिज्म नहीं आता। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। कल्चर जो होता है उस कंट्री का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, ये सब हेल्प करते हैं अपनी नेशन के लिए फीलिंग्स को दिखाने में। लाइक पोइट्री में लिखना, आर्ट बनाना अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छी, स्टोरीज़ लिखना, म्यूज़िक बनाना अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। सो इन सब को बोला गया है नेशनल फीलिंग के अंदर आती है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment. So what is romanticism? It is a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focused instead on emotions, intuition and mystical feelings. ये तो बहुत सिंपल है। इसमें बोला है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न और साइंस को, बट उन्होंने किस पे एम्फेसिस किया? इमोशंस, इंट्यूशंस, जो आपके अंदर से आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स हैं। एंड देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज अ बेसिस ऑफ अ नेशन। एक नेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? कि सबका जो कल्चर है वो सेम होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। हेरिटेज जिसे हम बोलते हैं ना, कि अपना जो ट्रेडिशन है वो कलेक्टिव होना चाहिए, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए। सो अदर रोमांटिक्स सच एज, और कौन थे भाई? जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Werk. It was through folk songs, folk poetry, folk dances, and that the true spirit of the nation was popularized. तो उन्होंने भी यही सब आगे लेकर आए अपने नेशन के लिए फीलिंग्स दिखाने के लिए। क्या क्या? फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, डांसेस। सो इस तरह से इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके, रिकॉर्ड करके उन्होंने बनाया एक प्रोजेक्ट। किस चीज़ के लिए? नेशन बिल्डिंग के लिए, कि ये सारी इन सब चीज़ों से हम अपने नेशन को दिखा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, अपने रिपब्लिक डे पे बहुत सारी झांकियाँ आती हैं ना, तो वो क्या दिखाती हैं? हमारे इंडिया के कल्चर को दिखाती हैं। तो सेम ये भी इस तरह से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया नेशन बिल्डिंग के लिए। एंड द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. तो ये सब कुछ जब मैं पढ़ के आया ना, पोइट्री, सॉन्ग, स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए नहीं थी, और किसके लिए थी?
जो लोग इलिटरेट है, जिनको इसके हमारे नेशन के बारे में पता ही नहीं है, उन सब के लिए, या फिर जो बाहर है जिनको हमारे नेशन के बारे में नहीं पता, उन सब ऑडियंस के लिए ये एक, आप कह सकते हो, मैसेज कैरी फॉरवर्ड था कि यहाँ ये नेशन क्या क्या दिखाता है। दिस वॉज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers। तो ये स्पेशली किसके केस बताया? पोलैंड का, जो कि किससे पार्ट हुआ था? रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया से अलग हुआ था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर कैप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या बताया है? इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के बेसिस पर तो वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था वहाँ पर, लेकिन जो नेशनल फीलिंग थी ना, वो म्यूज़िक और लैंग्वेज से उसको अलाइव रखा गया। कैरल कर्स्पिस्की फॉर एग्जांपल, अब ये एक नाम आप अंडरलाइन करो। कैरल ने क्या किया? उन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक, टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। ये सब आपको लाइन, पूरी लाइन को आप अंडरलाइन करो, ये नाम आपको लर्न करने हैं कि उन्होंने क्या किया। कैरल ने नेशनल सिंबल्स के रूप में क्या क्या दिखाया, ठीक है। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग। अच्छा, नेशनल सेंटिमेंट्स को और किस तरह से हम शो कर सकते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी नेशनल लैंग्वेज बोलकर, दिखाकर, उसमें एक्सप्रेस करके। सो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। अब जब रशिया वहाँ पर जो वहाँ पर रशियंस ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया अपनी जगह को, तो वहाँ से पॉलिश जो लैंग्वेज थी ना, वो हटा दी गई और रशियन लैंग्वेज वहाँ पर हर जगह इम्पोज कर दी गई कि वही बोली जाएगी। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन आए, उन्होंने रशियन रूल को के अगेंस्ट बोला और उसको क्रश कर दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। कुछ लोग आए जो रशिया के अगेंस्ट बोलने लगे और उसके लिए अपनी लैंग्वेज यूज़ करने लगे। उनको भी वहाँ पर बिगेन टू यूज़, वहाँ पे वो लैंग्वेज को यूज़ करने लगे अगेंस्ट दिखाने के लिए कि हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इट मीन्स हम आपके अगेंस्ट हैं। सो पॉलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की गई चर्च गैदरिंग के लिए और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। एज अ रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बिशप्स वर पुट इन जेल। क्योंकि वो रशियन नहीं बोल रहे थे, इसलिए उन सबको जेल में डाल दिया गया। एंड सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, या फिर साइबेरिया में भेज दिया गया पनिशमेंट देने के लिए। एंड द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पे रशिया लैंग्वेज बोली जानी थी और जो रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेगा उसको वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। तो अब ये बना दिया गया, अगर कोई वहाँ पे उनके अगेंस्ट बोलेगा, अगर कोई भी अगेंस्ट है वहाँ पर उनके, तो वो जो लैंग्वेज है रशियन वो नहीं बोलेगा, कुछ और ही लैंग्वेज बोलेगा। इट मीन्स वो उसके अगेंस्ट है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। एटीन 1830 में क्या हुआ? ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। अब वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है 1830 में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, बट वहाँ पे जॉब नहीं थी इतनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। एंड पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ जो थी वो कहाँ पे माइग्रेट हो गई? सिटीज़ में। और जब सिटीज़ में माइग्रेट हुई तो उनके पास अपनी ज़मीनें तो होती नहीं थी, तो वो स्लम्स में रहने लगे। अब स्लम्स में रहने लगे तो वो ओवर क्राउडेड हो गई, और जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला। किससे? जो रूरल एरियाज से वहाँ पर आए थे। एंड फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था वहाँ से जो मशीन से चीज़ें बन के आ रही थी वो ऑब्वियसली सस्ती थी एज़ कम्पेयर टू जो हैंडमेड थी, तो उनसे भी उनको कंपटीशन मिलने लगा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन।
मोस्टली कपड़ों के केसेस में अगर हम किसी मशीन से बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ्स बना रहे हैं तो वो सस्ते होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि हैंडमेड होंगे, क्योंकि हैंडमेड बनाने में मेहनत ज़्यादा लग रही है तो उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है जो कि मशीन से बल्क में बन रहे हैं। So in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. तो यूरोप के उन रीजन्स में जहाँ पर अभी भी क्या था, एरिस्टोक्रेसी थी, वहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। एरिस्टोक्रेसी थी का मतलब जो कि डोमिनेंट वहाँ पर जो लोग थे, रिच लोग थे, वो ही डोमिनेट कर रहे थे। तो वहाँ पर जो पीजेंट्स थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे, अब जो भी टैक्सेस दे रहे थे या फिर जो जिनके ऊपर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए गए थे। एंड यहाँ पर अभी फूड के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि हार्वेस्ट अच्छे से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से और उनको प्रॉब्लम होने लगी। एंड 1848 में एक ईयर आया जब क्या था, फूड शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जो पॉपुलेशन थी पेरिस की वो सब रोड्स पर आ गई। बैरिकेड्स पर इरेक्टेड, बैरिकेड्स लगा दिए गए एंड लुइस फिलिपी वॉज फोर्स टू फ्ली, लुइस फिलिपी को बाहर निकाल दिया गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो भी मेल्स हैं अबव 21 एज उन सबको वोट करने का राइट दिया गया, पर अभी भी और गारंटी दी गई कि उनको वर्क भी मिलेगा, कि वो वर्क कर सकते हैं यहाँ पर अपना जो भी है वो चाहें। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट व सेटअप, नेशनल वर्कशॉप्स रखी गई ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लेकिन अभी भी वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिला। देन इन 1845 वीवर्स इन साइलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments। अब 1845 की स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो वीवर्स थे, जो बुनते थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया किसके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स को, बिकॉज वो उनको कम पैसे देते थे। और जर्नलिस्ट जो थे विल्हेम वॉल्फ, उन्होंने ये सब कुछ डिस्क्राइब किया जो भी इवेंट था इन साइलेशियन विलेज। किस तरह से डिस्क्राइब किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दीज विलेजेस विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, 18,000 लोग रहते हैं। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, यहाँ पे जो मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कॉटन को बुनना, कॉटन से धागा बनाना। एंड मिजरी जो है उनकी, जो उनकी उनकी बोले दुख की बात है वो क्या है वर्कर्स की, वो बहुत ज़्यादा है। डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। जो उनकी जो नीड फॉर जॉब है वो उसका भी एडवांटेज किसने ले लिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जिन्होंने कि जो उनके गुड्स के प्राइस हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो वो बना कर देते थे उसको उनसे कम पैसे मिलते थे। एंड 4 जून को 2 बजे लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स एमर्ज फ्रॉम देयर होम, जो वीवर्स थे एक बड़ी क्वांटिटी में अपने घरों से निकले और कॉन्ट्रैक्टर से हायर वेजेस की डिमांड करने के लिए मार्च किया उन्होंने। एंड दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली, उनको बहुत परेशान किया गया, वहाँ पर थ्रेट्स भी दिए गए। उसके बाद उनमें से एक ग्रुप था जो कि ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, उनको घरों में डाल दिया गया। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, विंडो तोड़ी गई, फर्नीचर तोड़ा गया पोर्सिलिन का। एंड अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, उनके स्टोर हाउस में चले गए और उनके सप्लाईज ऑफ क्लोथ से उन सबको फाड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया नेबरिंग विलेज में। एंड रिफ्यूज़ टू शेल्टर सच अ पर्सन, हाउएवर, वो गया तो नेबरिंग विलेज में, लेकिन वहाँ पे उसको ना घर नहीं मिला रहने के लिए, शेल्टर नहीं मिला। ही रिटर्न, फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद वो वापस आ गया। हैविंग requisitioned the army, in the exchange that followed 11 weavers were shot, 11 weavers को मार दिया गया। एटीन 1848 में क्या हुआ, रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो लिबरल्स थे उनका रिवोल्यूशन।